सभी को मेरा प्रणाम। तैयारी जीत की में जो अगला एक पेपर में 40 मार्क का पेपर मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाली हूँ। इस 40 मार्क के पेपर में मैं सभी प्रश्नों का उल्लेख करूंगी जिसमें कि प्रस्ताव है, जैसा कि यहाँ लिखा गया प्रस्ताव। प्रस्ताव में भी मैं 4 से 5 प्रस्तावों की चर्चा करूंगी, पत्र की चर्चा करूंगी और एकांकी और साहित्य की सभी प्रश्नों की भी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इससे आप अपना फ़ायदा उठाइए। आज हम पहले समझते हैं सभी प्रश्नों को, एक यहाँ पर प्रश्न क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये खंड अ पार्ट ए है, पार्ट 1 है, सेक्शन ए है। और सेक्शन ए हमारा होता है भाषा अर्थात प्रस्ताव। 5 प्रस्ताव रहेंगे, 5 मतलब प्रश्न रहेंगे, उसमें से एक पर किसी एक के बारे में आपको किसी एक प्रस्ताव विषय पर आपको लिखना है। तो इसमें से पहला प्रश्न है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आज से 10 वर्ष बाद की कल्पना कीजिए, बताइए आप स्वयं को कहाँ किस रूप में देखना चाहते हैं। 12 अंकों का है, तो आप अंकों को देखिए, अंकों का डिवीजन कीजिए और उसके हिसाब से आपको अपने अपने पैराग्राफ्स की रचना करनी है। सबसे जरूरी बात है कि आपको पैराग्राफ बनाना ही है। बिना पैराग्राफ बनाए आप नहीं लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक पेज पूरा आपने भर दिया, कहीं पैराग्राफ बदला ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। पैराग्राफ बना करके लिखिए, कम से कम 4 से 5 क्योंकि 120 200 शब्दों में है, तो कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ आप जरूर बनाइए यहाँ पर। और प्रत्येक गाइडलाइन को ध्यान में रखिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, एक पैराग्राफ इस पर लिखिए। आज से 10 वर्ष बाद की कल्पना कीजिए, तो आपको कल्पना करनी है, आपको सोचना है कि आज आप 10वीं में हैं, तो आप जब 10 से 12 वर्ष के बाद 14 से आप जब मतलब 14 वर्ष से 10 वर्ष बाद अर्थात आप समझिए कि 24 वर्ष के आसपास आप अपने आप को कहाँ और किस रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ बेशक नहीं लिखा गया है कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन एक 2-4 वाक्य जरूर लिखिए कि आप अपने आप को वहां तक कैसे लेकर जाएंगे। सपोज अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप समाज सेवक बनना चाहते हैं, आप बहुत बेहतरीन गायक बनना चाहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और आप चाहते हैं कि आप स्पेन वगैरह में जा करके वहाँ के फुटबॉल के में कोचिंग लें, तो आप मतलब ये आपके सामने ऑप्शंस इतने सारे, बहुत सारे अनगिनत आपके सामने विकल्प है, तो उसमें से किसी एक का चयन करना है आपको और उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि आप अपने आप को कहाँ और किस रूप में देखना चाहते हैं। तो ये पहला है, मैं आपको विस्तार से इसके पर लिखवाऊंगी, बताऊंगी मैं आपको। दूसरा है प्रश्न यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। तो यहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बतानी है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बतानी है आपको। और उन विशेषताओं में से एक है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव माना जाता है। और वर्तमान परिस्थितियों में यह मान्यता कहाँ तक सत्य दिखाई दे रही है? तो वर्तमान परिस्थिति में लोगों के पास समय नहीं है दूसरों के लिए, लोग अपने आप में ही सिमटते जा रहे हैं, अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाते, अपने कंप्यूटर से बाहर नहीं निकल पाते, अपने आप अपने मनोरंजन से बाहर नहीं निकल पाते, तो दूसरों को वे कहाँ क्या देखेंगे। मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगी। तो अतिथि कब बोझ बन जाता है? तो ये मान्यता बदल गई है लोगों की, लेकिन अतिथि एक दूसरी बात और भी है कि अतिथि कब बोझ बन जाता है। अब अतिथि मतलब अतिथि का अर्थ होता है कि अतिथि 1 से 2 दिन ही भले अच्छे लगते हैं, 1 से 2 दिन से ज्यादा अतिथि जो है वो बोझ बन जाते हैं। हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम अतिथि का स्वागत कैसे कर सकते हैं? तो अगर अतिथि का के आवभगत में आपकी जेब कटने लगे, आपका आपके पास खुद मतलब अतिथि जो है वो अपने आप को आप पर इतना ज्यादा समय तक आपके पास रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में अतिथि बोझ बन जाता है। किस प्रकार? आप वहां पर ऑप्शंस दीजिए, एग्जांपल्स दीजिए, आप यहाँ पर उदाहरण दीजिए, अपने विचारों द्वारा समझाइए। भले हो सकता है कि आपके घर में, खुद मेरे परिवार में अतिथियों का बहुत स्वागत किया जाता है, लेकिन अगर स्वागत भी किया जाता है और आपके सामने यह प्रश्न आया और आपको यह अटेम्प्ट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कब अतिथि बोझ बन जाता है, पूरे मार्क्स देने के लिए। तीसरा प्रश्न जो है वो है, पर्यावरण है तो मानव है, पर्यावरण है तो मानव है विषय को, मतलब पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट है हमारा पंचतत्व। पंचतत्व क्या है? हमारी हवा, हमारी मिट्टी, जल, वायु, ये जो आकाश है, ओजोन का जो लेयर है, ये हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण है तो मानव है विषय को आधार बनाकर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, विस्तार से लिखिए। तो सबसे पहले पर्यावरण को समझाइए कि प्रकृति ने जो आवरण हमें दिया है, जो एक शील्ड, जो कवच दिया है हमें, हमें अपने आप को संभाल कर रखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो अगर इस प्रकृति का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? तो
पर्यावरण है तो मानव है विषय को आपको बेस बना करके पर्यावरण के प्रोटेक्शन को लेकर, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर आप, सपोज आप एक क्षण को मान लेते हैं आपका नाम समीर है, तो समीर आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं विस्तार से लिखिए। आपको विस्तार पूर्वक समझाना है कि आप वनों की कटाई के लिए को रोकने के लिए आप क्या, आपका क्या है, मैंग्रोव्स को हटाया जा रहा है उसके लिए आपका क्या ये है, अपने अपने स्तर पर आपने क्या किया है, अपने स्लोगन्स वगैरह लिखे, अपने न्यूज़पेपर में ये बातें, अपने एक छोटे छोटे आर्टिकल्स आपने छपवाए हैं, अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में आप क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में आप क्या कर रहे हैं, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ जैसे अभियान, प्लास्टिक को कैसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर हम लिखेंगे। हवा की शुद्धता के लिए क्या कर रहे हैं, नदियों का पानी शुद्ध बना रहे इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और पानी हम जल बचाना भी है और जल को अशुद्ध होने से ही बचाना और साथ साथ जल को भी बचाना, तो जल को बचाने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कार्बन की मात्रा जो है वह न बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ रही है कार्बन की मात्रा उसको न बढ़े, उसके लिए आपकी ओर से क्या क्या प्रयास है। तो सुरक्षा को लेकर कम से कम आपके जो प्रयास है आप यहाँ पर लिस्ट कर दीजिए, 7 से 8 प्रयास। आपको तो पता है ना, आप एनवायरमेंट ईवीएस वगैरह आप पढ़ते हैं, आपको मालूम है, साइंस आप पढ़ते हैं, तो जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उनको सिंक्रोनाइज्ड वे में आप समझिए और यहाँ पर लिख दीजिए विस्तार से। तो पर्यावरण है तो मानव है, इस पर आप एक पैराग्राफ बनाइए कि किस तरह से हमारी जो प्रकृति है वो हमारे लिए सुरक्षा का कवच है, पग पग पर प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमें जीवन देती है, प्रकृति जीवन दायिनी है, प्रकृति जो है वह जीवन दायिनी है और प्रकृति ही पर्यावरण है। तो पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में पंच तत्व हैं, धरती, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मिट्टी, जो भूमि है, ये सब पंच तत्व है। हम पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्वों में हम विलीन हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन वो एक समय आने के बाद होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यह प्रकृति जो है या जो पृथ्वी है वह मतलब उसका अस्तित्व ही ना रहे। प्रकृति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें अपना योगदान देना ही होगा। और उसके लिए मैं क्या योगदान दे रहा हूँ यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक लिखिए। मैंने आपको बताया 7 से 8 पॉइंट आप लिखिए यहाँ पर, और हर एक पॉइंट पर 3-3 वाक्य लिखते जाइए, 3-3 वाक्य लिखते जाइए, आपका हो जाएगा ये पूरा। अब एक बार हम देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। दूर के ढोल सुहावने, अदर साइड ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। हमें ऐसा लगता है कि जो जो जिन बातों के बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं, जो चीज हमारे पास होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो सुनते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि हाँ वो चीज बहुत अच्छी होगी, और जब हम वहां पर जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो दूर के ढोल सुहावने है। तो इस पर एक कहानी लिखनी है आपको, मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसके बाद है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए। तो ये बाल श्रम पर है, तो मेरे वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने मेरा जो एक प्लेलिस्ट है जो अभी इस पर प्रस्तावों पर भी प्लेलिस्ट है मेरा, एकांकी संचय पर मेरा मेरा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए और जब समय मिले तो उसको सुनते रहिए, समझिए और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। अभी फिलहाल जो मैं आपके सामने प्रस्ताव की चर्चा करने वाली हूँ, प्रस्ताव क्रमांक 1 है इसमें। एक बार उस विषय को ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। विषय है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आज से 10 वर्ष बाद की कल्पना कीजिए, बताइए कि आप अपने आप को कहाँ और किस रूप में देखना चाहेंगे। देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो इंसान का जीवन अगर उद्देश्यहीन होता है तो वह उस नाव के समान होता है। नाव मतलब क्या होता है, बोट। वह उस बोट के समान होता है, उस नौका के समान उसका जीवन होता है। इंसान का जीवन, उस इंसान का जीवन जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, ऐसी नौका के समान होता है जिस नौके में पतवार नहीं है। पतवार क्या होता है, चप्पू, पतवार, पतवार जिससे हम नाव को एक दिशा प्रदान करते हैं। तो जब हमारे जीवन में एक लक्ष्य मिल जाता है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य है, सपोज मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य एक बहुत अच्छा कंपोजर बनना, मुझे मुझे कंपोज करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसी एरिया में आगे बढ़ूंगी, उसी को अपना लक्ष्य, मतलब वही मेरा लक्ष्य होगा और उसी को सामने रखकर मैं अपने राहों का, अपने रास्तों का, अपनी दिशा का मैं निर्माण करूंगी। तो अगर मेरे पास लक्ष्य नहीं है तो मैं दिशाहीन हो जाऊंगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई नैया, कोई नौका बिना पतवार के चलती है, मैं वैसे ही चलूंगी।
तो इसीलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य के बिना हम दिशा से भ्रमित हो जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत और हम यहाँ से इसमें ऐड करेंगे कि जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। व्यक्ति डॉक्टर, शिक्षक, पायलट, आर्मी ऑफिसर कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहता है। तो हम में से हर एक व्यक्ति का, हर एक विद्यार्थी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। तो कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी होती है, कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। तो तात्पर्य यह है कहने का कि इंसान वही बनना चाहता है जिसमें उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें वह पूरे लगन और पैशन से, आत्मसमर्पण से मेहनत कर सकता है। तो अगर लक्ष्य हमने बनाया है तो सिर्फ हम सोए रहेंगे तो उससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, आपके विषय में यह बात नहीं लिखी है कि आप कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहां यह लिखा है कि आज से 10 वर्षों के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। तो वहां पर आप लिखिए इसके बाद कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ, अभिनेता बनना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होगा, वहां पूछा नहीं गया पर आपको लिखना होगा कि हमें अपने लक्ष्य को अगर वाकई में प्राप्त करना तो इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी, और हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा लगातार सतत प्रयत्न करते रहना होगा, सक्रिय रहना होगा और लगातार काम करते रहना होगा। एक एक वाक्य में लिखकर खत्म कीजिए इसको। सक्रिय रहना होगा और लगातार काम करते रहना होगा। नकारात्मक बातों को हमें दिमाग में नहीं लाना चाहिए। सभी कामों को हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए। काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम 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 कर रहे हैं और नींद का ख्याल नहीं है। एट द सेम टाइम सिर्फ सो ही रहे हैं और काम की चिंता नहीं है। तो सभी काम को हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बहुत फोकस्ड होकर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में सफलता हाथ लग जाएगी। आप कई बार असफल होंगे, लेकिन वही असफलता आपकी सीढ़ी बनेगी सफलता के लिए। तो असफलता और मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि गलतियों को सुधार कर और बेहतर बनना चाहिए। हमें हमें किसी सफल व्यक्ति को अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए और अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। अंतिम परिणाम की कल्पना करनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वाकई में हम यह काम कर सकते, पर यह अंतिम परिणाम की कल्पना नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अरे मैं नहीं कर पाया तो, अरे मैं नहीं कर पाया तो, बल्कि आप यह सोचिए कि मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं करूंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोमवार को आप डॉक्टर बनना चाहते थे, मंगलवार को इंजीनियर तक पहुंच गए, बुधवार को आपको लेखक बनने का ख्याल आया, गुरुवार को आपको लगा कि अरे मैं तो गायक बन सकता हूँ, शुक्रवार आते आते आपको ख्याल आया कि मैं तो किचन में बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं शेफ बन सकता हूँ, और शनिवार आते आते आप वापस सपनों की दुनिया में खो गए। नहीं, यह काम नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार एक आप सोचिए कि आपको क्या करना है और उस पर अडिग रहिए उस पर, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप जरूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य, अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना ही चाहिए। अगर हमें इसके लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती तो हमें सहायता बेझिझक मांगनी चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने कहा था कि हर एक द्वार पर देने वाला दाता खड़ा है, हाथ पसार कर मांगने वाले की जरूरत है। देने वाले हैं, आप सहायता लेकर तो देखिए, मांग कर तो देखिए, आप पाएंगे कि आपके पास सहायता सहायता की झड़ी लग गई है। तो सहायता मांगने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा दृढ़ फर्म रहना चाहिए। अपने साथ आप फर्म रहिए हमेशा। दूसरों को एक्सक्यूज कर दो, दूसरों को माफ कर दो, पर अपनी गलती के लिए आप अपने आप को माफ मत कीजिए। अपने आप को माफ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप चाबुक लेके अपने आप को मार रहे, नहीं, वो नहीं करना आपको क्या करना है, अगर आपने गलती की है तो वह गलती आप जब तक सुधार नहीं लेते तब तक मेहनत करते रहिए। इस तरह से आपको अपने आप को माफ नहीं करना। तो तभी हम अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यहाँ तक की चर्चा की थी मैंने बाल श्रम वाला, ये जो है मैंने चित्रवर्ण, ये मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में है, तो जरूर देखिए आप उन वीडियोस को। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे प्रस्ताव पर, जरूर देखिए और उन प्रस्तावों को लिखित रूप में आप अभ्यास कीजिए। इसके बाद है पत्र लेखन। मैंने आपको पहले ही बताया, पत्र लेखन में हमेशा आप दूसरे वाले मतलब जो
अनौपचारिक है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो कोरोना महामारी के इस काल में इंटरनेट का महत्व बताते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। दादाजी को पत्र लिखना है, फॉर्मेट को, प्रारूप को ध्यान में रखिए कि प्रारूप का क्या, मैं फिर से कहूंगी आपको कि मेरे पत्र वाले जो वीडियोस हैं उनको देखिए। उसके बाद है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आनंदी की त्योरी क्यों चढ़ी हुई थी, वह किसका इंतजार कर रही थी? 2 मार्क्स का है। आनंदी की त्योरियां क्यों चढ़ी हुई थी और वह किसका इंतजार कर रही थी? आनंदी की त्योरियां चढ़ी हुई, आप देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक साहित्य सागर के पेज नंबर 35 को ओपन कीजिए। आप पेज नंबर 35 को ओपन कीजिए, पृष्ठ क्रमांक 35, और उसमें आप पाएंगे अंतिम 4th पैराग्राफ में आनंदी की त्योरी चढ़ गई। वहां ध्यान से देखेंगे, आनंदी की त्योरियां चढ़ गई थी। क्यों त्योरियां चढ़ गई थी? क्योंकि उसे बहुत भरोसा था कि जब उसके पति श्रीकंठ आएंगे वह उससे अपने मन की बात कहेगी और उसके जो पति हैं वे उसका साथ देंगे। अन्याय से लड़ने, जो अन्याय उसके साथ हुआ था उसके बारे में उससे वह बात करेगी और वे उसका साथ देंगे। लेकिन जो श्रीकंठ है वो पहले से ही उनके कान भरे जा चुके थे और उन्होंने आते ही उन्होंने मतलब ये पूछा उन्होंने कि आजकल तुमने घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था। ये जैसे ही श्रीकंठ ने यह बात पूछा, यह सवाल पूछा, यह बात पूछी उन्होंने, तो आनंदी की त्योरी चढ़ गई। कौन सा वाक्य सुनकर? तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। पर अब ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आनंदी से यह पूछा कि उसने आजकल यह घर में क्या उपद्रव मचा रखा था। यह सवाल उनका था। वह किसका इंतजार कर रही थी? तो वह अपने पति श्रीकंठ सिंह का इंतजार कर रही थी। ये हो गया। लेखक ने अपने मित्र का, तो ये वाला, इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मेरा जो बड़े घर की बेटी का पूरा प्लेलिस्ट आप देखिए, 6 से 7 उसमें ये है, अलग अलग वीडियोस आप जरूर देखिए। लेखक ने अपने मित्र का क्या प्रारंभिक परिचय दिया है? तो प्रारंभिक परिचय दिया है, ये किस पाठ का है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे आप, क्योंकि इसमें कहीं पर भी क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या है। पर मैं आपको बताऊं, ये भीड़ में खोया आदमी चैप्टर से लिया गया है और पहले ही पेज में उन्होंने यह बात कही है, पहले ही पेज में उन्होंने यह बताया है कि मेरे एक मित्र हैं बाबू श्यामला कांत जी, वैसे बहुत ही अच्छे हैं, और वो मतलब 2-3 वाक्य वहां पर पहले ही पेज के पहले पैराग्राफ के अंत में दिया गया है। लेकिन अपने अपने निजी जीवन में बहुत ही लापरवाह हैं और अपने घर में उन्होंने बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। तो ये उनका प्रारंभिक परिचय दिया गया। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य है समाज सेवा की भावना। हमारे मन में समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए, और असली कलाकार वह होता है जो किसी के जीवन में रंग भर दे। कागज में रंग भरने वाला व्यक्ति असली कलाकार, वास्तविक कलाकार नहीं होता है। जो किसी के जीवन में रंग भर दे वह वास्तविक कलाकार होता है। फिर चौथा प्रश्न है, मेरे मेरे सभी वीडियोस इन पर बने हुए हैं, आप जरूर देखिए बच्चों, आपको बहुत काम में आएंगे। सियारों को किन किन रंगों में रंगा गया था और वे किसके प्रतीक थे? तो सियारों को हरे रंग में रंगा गया था, पीले में रंगा गया था और नीले रंग में रंगा गया था। तो ये 3 रंगे सियार थे और इन तीनों को पीले, नीले और हरे रंग में रंगा गया था। जो हरा रंग का था, जो हरा रंग का सियार था वह धर्म गुरु था। हरा रंग का सियार था वह धर्म गुरु था। और जो पीला रंग का सियार था, जो नीला था, ये जो नीला रंग का सियार है, नेता और स्वर्ग का पत्रकार है। नेता और स्वर्ग के पत्रकार है। नीला रंग का सियार, एक मिनट, पत्रहार हो गया है, पत्रकार है, पत्रकार है, जस्ट अ सेकंड। स्वर्ग का पत्रकार है, नीला रंग का सियार, मैंने बता दिया है, आप देखिए उसको। और जो पीला रंग का सियार है वह विचारक, कवि और लेखक है। पीला रंग का सियार कौन है? विचारक, कवि और लेखक है। तो ये सियारों को किन किन रंगों में रंगा गया था और वे किसके प्रतीक थे? तो मैंने आपको बताया किन किन रंगों में रंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जहां कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे।
एक ऐसा समाज हो जहाँ शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो, ये एक शिक्षा है। दूसरी शिक्षा यह है कि प्रजातंत्र का महत्व यहाँ बताने की, प्रजातंत्र के महत्व को यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि अगर हम वोट नहीं देते, अगर हम मतदान नहीं करते, तो इसका फायदा किस तरह से दूसरे लोग उठा सकते हैं, यह बात हमें बताने की यहाँ पर कोशिश की गई। 3 ही अंकों का अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ये बहुत है। और वापस फिर से मैं कहूंगी, इन चारों चैप्टर्स के बेहतरीन वीडियोस मेरे बने हुए हैं, जरूर देखिए। अब आपको पता है कि एकांकी 2 ही है। पहला एकांकी है सूखी डाली और दूसरा जो एकांकी है वह है दीपदान। तो यह भी सूखी डाली से और यह दीपदान चैप्टर से लिया गया है। तो सूखी डाली एकांकी में छोटी बहू कौन है? सूखी डाली एकांकी में छोटी बहू कौन है? तो छोटी बहू आपको पता है बेला है। और छोटी भाभी कौन बुलाए, किसे बुलाया था? छोटी भाभी बेला की सास को कहा जाता है। उसके प्रति घर के लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता? तो उसके प्रति घर के लोगों का व्यवहार दादा मूलराज के द्वारा, जब एक छोटी सी बैठक बुलाई जाती है घर के सदस्यों की, और दादा मूलराज जब उन लोगों को समझाते हैं और उन सभी लोगों को बेला की मदद करने के लिए कहते हैं और बेला के कामों को बांट लेने के लिए कहते हैं। कोई बेला का समय खराब ना करे, समय नष्ट ना करे, कोई उसका मजाक ना उड़ाए। तो ये सब बातें जब दादा मूलराज परिवार के सदस्यों को समझाते हैं, तब घर के लोगों का व्यवहार बेला के प्रति बदल जाता है। दूसरा प्रश्न है, वापस मैं आपसे कहूंगी कि सूखी डाली का भी वीडियो मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है, जरूर देखिए। नाच रंग का आयोजन किसने, बनवीर ने, किस उद्देश्य से किया था? तो नाच रंग का आयोजन बनवीर ने, तो ये दीपदान से लिया गया है। और नाच रंग का आयोजन बनवीर ने कुंवर उदय सिंह की हत्या के उद्देश्य से किया था। यदि दादा मूलराज न होते तो परिवार टूट जाता। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो दादा मूलराज जो है वे परिवार के मुखिया हैं, वे परिवार के मुखिया हैं। यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ मैं, मार्जिन में नहीं लिखने को नहीं रहा। 1 मिनट जरा सा मुझे समय दीजिएगा। तो दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं। और दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं, जस्ट सेकंड बच्चों, मुखिया हैं दादा मूलराज। और दूरदर्शिता है उनमें, दूरदर्शिता है उनमें। 72 वर्षीय हैं लेकिन आधुनिक सोच विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। ऑर्थोडॉक्स नहीं है, दकियानूसी विचारधारा के नहीं है, बल्कि आधुनिक सोच विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। और इसीलिए उनके ही प्रयास से परिवार टूटते टूटते बच गया। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर दादाजी प्रयास नहीं करते, दादा मूलराज अपना वहां पर वर्डिक्ट नहीं देते, अपना फैसला नहीं सुनाते शायद, तो फिर शायद क्या होता कि मंजली बहू, जिस तरीके से मंजली बहू हंस रही थी बेला के ऊपर, बेला जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी, इंदु और बेला में जो अनबन हो गई थी, और परेश बेला को समझ नहीं पा रहा था, तो शायद यह परिवार टूट जाता। तो ये मैंने कारण बताया, आपको स्पष्ट कीजिए। सूखी डाली का चैप्टर का देखिए वीडियोस। पन्ना धाय का चरित्र चित्रण, दीपदान एकांकी में मेरा जो वीडियो है उससे मैंने चरित्र चित्रण में बताया है पन्ना धाय के बारे में। सबसे बड़ी बात है पन्ना धाय के बारे में, आप लिखेंगे कि पन्ना धाय में वफादारी कूट कूट कर भरी थी। पन्ना धाय में वफादारी कूट कूट कर भरी थी, उसमें लालच रंच मात्र भी नहीं था। दूरदर्शी थी और समर्पण की भावना थी। समर र का उच्चारण यहाँ आ रहा है। समर्पण की भावना थी उसमें, और इसीलिए उसने अपने बेटे का बलिदान करके, अपने देश के, अपने रक्त का बलिदान करके उसने अपनी मिट्टी का मान उसने रख लिया। तो यह है पन्ना धाय का चरित्र चित्रण। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आप जरूर लिखित अभ्यास कीजिए।